हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि अप्रैल 2021 से अभी तक 2,27,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई एफआईआईज सेलिंग क्यों कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहता है तो आगे हमारी मार्केट का क्या हाल हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें कि भाई एफआईआईज होते क्या हैं, तो एफआईआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये डिनोट करते हैं उन इन्वेस्टमेंट फंड और इन्वेस्टर्स को जो कि देश के बाहर रहते हैं और उसके बाद किसी देश की असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के बाहर अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड या इन्वेस्टर है और वो भारत की असेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाएगा भारत के संदर्भ में। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ब्लैक रोज, वैनगार्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के। और अगर बात की जाए डीआईआई क्या होता है, तो वो होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये एफआईआई के उल्टे उस देश की असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उस देश के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि वो प्रेजेंटली रह रहे होते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई भी जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए जैसे निपॉन एएमसी, इसके अलावा इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज हो गई एचडीएफसी लाइफ वगैरह, डोमेस्टिक पेंशन फंड, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी डीआईआई के एग्जांपल्स हैं। और अब अगर बात की जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटीज की, तो आप देखेंगे कि इस साल जो कि अप्रैल 2021 से लेकर के अभी तक जो एफआईआईज हैं वो 30 बिलियन यूएस डॉलर तक के शेयर्स भारत की मार्केट में बेच चुके हैं नेट में। और ये अगर इंडियन रुपीस में बात की जाए तो 2,27,000 करोड़ रुपए के शेयर बनते हैं। आप यहाँ में मंथली देख सकते हैं कि इन्होंने लगातार सेलिंग करी है। सिर्फ एक सितंबर का महीना था जब ये नेट बायर थे, यानी कि 914 करोड़ रुपए की मामूली इन्होंने बाइंग करी थी नेट में, बट उसके अलावा इन्होंने लगातार सेलिंग करी है। और अगर पिछले 5 महीने में देखा जाए तो इनकी जो 80% सेलिंग है वो पिछले 5 महीने यानी कि अक्टूबर के बाद से आई है। और आप देखेंगे कि 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्होंने लगातार बेचा है, और करंट मंथ में तो सबसे ज्यादा बेचा है। फरवरी में ये ऑलरेडी 41,772 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं, और अभी फरवरी में एक ट्रेडिंग सेशन बचा भी है। और इसकी वजह से जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो 12% तक करेक्ट कर चुका है। इसने अक्टूबर में 18,604 का हाई टच किया था, उसके बाद से जो लास्ट क्लोजिंग हुई है कल की वो 16,658 पे हुई है, तो लगभग 12% की इसमें करेक्शन देखी गई है अपने हाई से। हालांकि इस एट द सेम पॉइंट अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखें तो उन्होंने हर महीने पिछले अप्रैल के बाद से हर महीने नेट बाइंग करी है, और ये सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। इन्होंने 1,77,840 करोड़ के नेट शेयर खरीदे हैं। हालांकि ये जो एफआईआई की सेलिंग है उससे कम है, लेकिन इसकी वजह से मार्केट को बहुत ज्यादा सहारा मिला है। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 12 महीनों में एफआईआईज ने 2,01,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे थे, और उससे ज्यादा ये अब इस अभी 11 महीने भी नहीं हुए हैं और ये बेच चुके हैं। और पिछले साल लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेलिंग साइड पे थे, उन्होंने 1,32,000 करोड़ रुपए के शेयर्स को बेचा था। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो एफआईआईज हैं उनकी जो मैक्सिमम होल्डिंग किन किन शेयर्स में है, तो अगर निफ्टी 50 स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा होल्डिंग जो 31 दिसंबर का डेटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से एचडीएफसी लिमिटेड में है। इसमें 72.1% एफआईआईज की होल्डिंग है। तभी आप देखते होंगे कि जब भी एफआईआईज बेचते हैं तो एचडीएफसी ग्रुप के जो भी शेयर्स हैं उसमें भारी गिरावट देखी जाती है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में 47.7%, एक्सिस बैंक में 47.4%, आईसीआईसीआई बैंक में 45.3%। तो इस तरह से टॉप बैंक्स में इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, यूपीएल और इन्फोसिस, ये 10 कंपनीज हैं जो कि टॉप 10 में आती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई एफआईआईज बेच क्यों रहे हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि टाइटनिंग लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन इसके प्रमुख कारण हैं। जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं जैसे कि यूएस का फेडरल रिजर्व हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, ये कोविड के बाद से लगातार जो बैंकों से
कमर्शियल बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं देश भर के, उनसे बॉन्ड्स परचेज कर रहे थे। तो बॉन्ड्स परचेज करके ये पैसे को पंप कर रहे थे सिस्टम में, उसकी वजह से लिक्विडिटी बनी हुई थी। और लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से, यानी कि पैसे की सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट थे वो नीचे आए हुए थे। लेकिन अब सेंट्रल बैंक फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो बॉन्ड की जो परचेजेस है उसको कम करेंगे, और यहां तक कि आने वाले टाइम में शायद वो बॉन्ड को बेचना भी शुरू कर दें। तो इससे क्या हो रहा है, जो लिक्विडिटी सिस्टम में है वो कम होती जा रही है, और लिक्विडिटी अगर कम होगी यानी कि पैसे की सप्लाई कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खासकर इमर्जिंग मार्केट जैसी इकोनॉमी से, जो कि रिस्की एसेट्स होती है, वहां से पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं, और ये पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं किसी भी डेवलप्ड मार्केट के ट्रेजरी बॉन्ड्स में। जैसे कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन कि इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी में। इसके अलावा इन्फ्लेशन, वो एक बहुत बुरी न्यूज है इक्विटी के लिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के पास परचेजिंग पावर है, तो उसको कम करने के लिए, ताकि डिमांड कम हो, लोग कम खरीदना शुरू करें और ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो कम आए, उसके लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक कर देता है। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए, उसकी वजह से आपकी जो हाउसिंग लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी, तो आप दूसरे जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं उसको कम कर देंगे, तो ओवरऑल इससे इन्फ्लेशन कम होता है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कंपनीज भी काफी सारा लोन लेती हैं, तो कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनके प्रॉफिट गिर जाएंगे। तो जब ऐसा होता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि भाई कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो इनका वैल्यूएशन हाई है, तो वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं सिस्टम से। और इस साल में उम्मीद की जा रही है कि जो फेड है यूएस का, वो 2022 में 5 से 7 पॉलिसी रेट हाइक्स कर सकता है। तो इसको देख के भी जो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो पैसे को निकाल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि और क्या रीजंस है, तो हाई वैल्यूएशन एक और रीजन है। यानी कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच में देखा गया था, जब हमारी मार्केट ने 18,604 का हाई टच किया था, हमारी मार्केट 32% बढ़ी थी। जब मार्केट इतना बढ़ती है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट भी बुक करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के बाद हमारी मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुई है, लेकिन फिर भी अगर 2021 की परफॉर्मेंस देखी जाए, तो जो हमारा सेंसेक्स है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है, अगर दुनिया भर के मेजर इंडेक्सेस की बात करें। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है फ्रांस के सीएसी 40 ने, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा सेंसेक्स रहा है, फिर डो जोन्स, फिर जर्मनी का डेक्स 30, फिर लंदन का एफटीएसई फुटसी, और फिर रशिया का इंडेक्स, उसके बाद सिंगापुर, और फिर जापान, और फिर शंघाई। शंघाई का आप देखेंगे कि कितनी कम रिटर्न उन्होंने दिया, और यहां तक कि हांगकांग के तो जो स्टॉक मार्केट है उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए है। तो इस वजह से हमारे देश में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है और शेयर्स की सेलिंग हुई है। इसके अलावा जो लेटेस्ट इसमें एंट्रेंट है वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में आपने देखा है कि वॉर हो गया है, तो उसकी वजह से जब भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स नेगेटिव जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर एडवर्स होते हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की टेंडेंसी होती है कि वो मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं और सेफ हेवन की तरफ जाते हैं। तो ये एक नया एंट्रेंट है, जिसकी वजह से लास्ट 2 दिन में देखा गया है कि 11,000 करोड़ रुपए का जो शेयर्स हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचे। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हमारे शेयर्स लगातार खरीद रहे हैं, तो क्या वो ऑफसेट कर पाएगा एफआईआई की सेलिंग को, और यहां से आगे क्या हो सकता है। तो अभी के लिए तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स शेयर खरीद रहे हैं उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, क्योंकि अगर वो भी नहीं खरीदते, तो अभी तक माना जा रहा है कि जो हमारे इंडिसेस हैं वो 52 वीक जो लो है लगभग 14,500 के आसपास, तो वहां पे पहुंच चुके होते। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे काफी कॉन्फिडेंट हैं अभी के लिए, और उनको जो गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा पिछले कुछ सालों में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी वजह से भरोसा है कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है वो अच्छा करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आपको सोचना होगा कि अगर एफआईआईज लगातार बेचते रहे,
जो इन्वेस्टर हैं वो भी अल्टीमेटली, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी रुक जाएंगे। आज की डेट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं? इसमें ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लोगों का पैसा आ रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई मार्केट 10 से 15% करेक्ट कर चुकी है, तो हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं। इसकी वजह से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास पैसा आ रहा है। लेकिन लगातार अगर शेयर मार्केट गिरती रही तो रिटेल शेयर होल्डर्स वगैरह का भी कॉन्फिडेंस डाउन होगा और वो म्यूचुअल फंड में लगाना बंद कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा, यानी कि प्राइसेस फर्दर गिरेंगे, उनका कॉन्फिडेंस और डिक्लाइन होगा और वो मार्केट के लिए काफी खराब हो सकता है। तो एफआईआईज की जो बाइंग है उसको लौटना पड़ेगा। और अगर बात की जाए कि क्या एफआईआईज बहुत ही जल्दी वापस खरीदना शुरू कर सकते हैं, तो ये अभी के लिए काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इंडिया की मार्केट के जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है और इसका असर हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे देखा गया है। जो दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग कंपनीज ने डिक्लेयर की है, वहां पे ज्यादातर कंपनीज ने, आपने देखा होगा कि उनको मार्जिन प्रेशर है, जो कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हैं और अब जैसे कि जो ऑयल का प्राइस $100 से ऊपर चला गया है, तो उसकी वजह से आने वाला जो क्वार्टर होगा वहां पे जो मार्जिन का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। तो जब तक इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी वापस नहीं आती, कमोडिटी के प्राइसेस स्टेबल नहीं होते और इसके अलावा जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम नहीं होती, तो ये मुश्किल लगता है कि एफआईआईज बहुत तेजी से बाय करना शुरू करेंगे। और अगर ये बाय नहीं करते तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आगे मार्केट फर्दर गिर सकती है अगर इसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स भी थक गए और उन्होंने भी बेचना शुरू कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या आप इससे सहमत नहीं है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए। और अगर कोई भी फीडबैक है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।